नमस्कार, मैं हूं संयुक्ता। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है सुर्खियों में। श्रोताओं, हर साल अगस्त के पहले सप्ताह यानी 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। सब जानते हैं कि बच्चों का पहला टीका एक तरह से स्तनपान है, वो उनका रक्षा कवच है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि स्तनपान को लेकर जागरूकता बढ़े, लोग ज्यादा से ज्यादा इसकी अहमियत को समझें। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे और हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए मौजूद हैं सुरेश तोमर जी। आप जॉइंट डायरेक्टर हैं महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश, और पुष्पा अवस्थी जी, आप न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हैं यूनिसेफ। सुरेश तोमर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद संयुक्ता जी। पुष्पा अवस्थी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद संयुक्ता जी। इसमें तो कोई दो राय नहीं, हम सभी जानते हैं, समझते हैं कि कितना जरूरी है स्तनपान। लेकिन सुरेश तोमर जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आखिर विश्व स्तनपान सप्ताह, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों मनाया जाता है, और खास तौर पे क्योंकि हर साल एक थीम जरूर होती है, इस साल की क्या थीम है? तो हम सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं कि इस साल की थीम क्या है। तो इस साल की थीम है स्तनपान का सक्षम बनाना, कामकाजी माता पिता के लिए बदलाव लाना जी। क्योंकि एक धारणा स्तनपान के बारे में ये बन गई है कि जो लोग व्यस्त रहते हैं, जो माताएं ब्रेस्ट फीड करती हैं, कराती हैं, वो अगर कामकाजी हैं तो उन्हें दिक्कत आती है, और वो अक्सर ब्रेस्ट फीडिंग जिस तरह से होना चाहिए, जिस निरंतरता के साथ होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो इस बार इस तरह की थीम रखी गई है। अब बात यह है कि हम हर वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह मनाते हैं, और निश्चित रूप से जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि इसमें कितना परिवर्तन आया है, और ये सकारात्मक परिवर्तन आया है। और हर एक सर्टेन गैप के बाद में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है वो इसका सर्वे करता है अलग अलग इंडिकेटर्स का पूरे देश भर में, और उसके अनुसार अगर देखा जाए तो सभी चीज़ों में जो ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएशन है, उसके बाद में 6 माह तक ये 3 जो मुख्य मुद्दे इसमें जिन पर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो है कि 1 घंटे के भीतर ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएशन होना चाहिए। बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो माँ को 1 घंटे के भीतर उस बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए। तो इसका क्या प्रतिशत है? दूसरा मुद्दा है कि 6 माह तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। माँ केवल स्तनपान कराए, जो दूध माँ का है वो अपने बच्चे को पिलाए, और उसके अतिरिक्त किसी भी तरह का कोई आहार देने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा ये है कि जैसे ही बच्चा 6 माह का होता है उसको ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ ऊपरी ठोस आहार भी मिलना चाहिए, जैसे जो सॉफ्ट होता है, जिसको बच्चा आराम से डाइजेस्ट कर सकता है। तो ये 3 बातें हैं। लेकिन अब इसमें बात जो आती है वो ये है कि पूरे देश भर ने जब से जननी सुरक्षा और इस तरह की योजनाएं शुरू हुई हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की संख्या बहुत बढ़ गई है। अब घर पर डिलीवरी बहुत कम होती हैं, और मध्य प्रदेश में जो आंकड़े बताते हैं वो लगभग 90% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, और कहीं कहीं उससे ऊपर है। अब बात यह है कि इसके कंपैरिजन में हम जब देखते हैं तो पाते हैं कि लगभग आधे बच्चे ही मध्य प्रदेश में 41 है ना के करीब बच्चे हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग कर पाते हैं। इनिशिएशन जो होता है ना कि जन्म के साथ ही 1 घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग कराना, तो ये तो आधे से भी कम हो रहा है। अब ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है, और इसमें कई सारे मुद्दे हैं, और निश्चित रूप से इसमें ये भी हमको देखना पड़ेगा कि इसमें मार्केट भी इन्वॉल्व है, और जो संस्थाएं, जो लोग, जो व्यक्ति विशेष इसमें सब में इन्वॉल्व हैं, उनको ये सुनिश्चित कराए जाने की ज़रूरत है कि जब 90% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है, संस्थागत प्रसव होते हैं हॉस्पिटल में या किसी प्रशिक्षित संस्थान में, लेकिन इसके बावजूद भी जो ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएशन का जो परसेंटेज है वो केवल 41 है, आधे से भी कम है। तो इसका तात्पर्य ये है कि बहुत सारा जो स्टाफ है, जो मेडिकल स्टाफ है, उसका या तो ओरिएंटेशन नहीं है, और या ओरिएंटेशन है तो मार्केट का कुछ दबाव है कि जिसकी वजह से सभी बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएशन नहीं हो पाता है। तो ये इस पर बात करने की और इसको विस्तृत ढंग से सोचने की ज़रूरत है, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। परंतु हम सब जानते हैं कि जो बाजार का जो दबाव होता है वो बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमसे करवाता है, और इसको एक तो देखने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह जो बहुत बेहद महत्वपूर्ण है वो ये है
कि हमारे जो संस्थान हैं आंगनवाड़ी से लेकर जो हॉस्पिटल हैं, सीएससी हैं, पीएससी हैं और बाकी सब है, तो उसमें बहुत सारी वैकेंसी है। हमारा हमारा जो स्टाफ ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए और समुचित स्टाफ होना चाहिए, उसमें भी कमी है। तो वो उसको करने की ज़रूरत है और उस पूरे स्टाफ को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। और ये मामला जो है ना केवल गवर्नमेंट सेक्टर तक सीमित नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर तक भी इसमें जाने की ज़रूरत है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये रहा है कि आज से 20 साल पहले और उसके बाद में भी परिवार में अगर कहीं कोई बच्चा जन्म हुआ है उसका, कि सामान्य तौर पर हॉस्पिटल बाकी सब चीज़ों के लिए चिंतित रहता है, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएशन के लिए ना तो डॉक्टर, ना गायनाकोलॉजिस्ट और ना ही वहाँ का जो नर्सिंग स्टाफ है वो चिंतित रहता है। तो इसलिए इस मुद्दे को विस्तृत ढंग से और कई सारे दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। बिल्कुल तोमर जी, तो जैसा कि आपने कहा कि एनेबलिंग ब्रेस्ट फीडिंग मेकिंग अ डिफरेंस फॉर वर्किंग पेरेंट्स, जो कामकाजी माता पिता हैं उनके कंसर्न्स भी हम समझे, क्या कुछ चुनौतियां हैं उन्हें हम समझे, और सबसे ज़रूरी बात कि ब्रेस्ट फीडिंग को अब तक सिर्फ माँ से जोड़कर ही देखा जाता था। स्तनपान यानी सिर्फ माँ की ही इसमें भूमिका है, लेकिन ऐसा नहीं है। माता पिता दोनों की इसमें भूमिका है, पूरे परिवार की इसमें भूमिका है, और मैं तो कहूँगी कि पूरे समाज की इसमें भूमिका है। तो उस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन पुष्पा जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, सबसे पहले तो हमारे श्रोता ये भी जानना चाहेंगे कि क्या सही तरीका है स्तनपान का। जो जिस तरह से तोमर जी ने कहा कि जो पहला 1 घंटा है उसके भीतर ब्रेस्ट फीडिंग होनी ही चाहिए प्रसव के बाद। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं जो कई बार मिस हो जाती है, और कई बार जो हमारे समाज में दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, कि पहले दूध नहीं पिलाते हैं, गंदा दूध है, या फिर शहद पहले चटाना है। तो क्या ये धारणाएं अभी भी इस तरह से बनी हुई है, खासकर अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें, तो क्या वो बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना ही चाहिए स्तनपान को लेकर? संयुक्ता जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। अगर आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो NFHS जिसको हम बोलते हैं उसका आंकड़ा देखेंगे तो मध्य प्रदेश में अभी भी 12% करीबन ऐसे बच्चे हैं जिनको ऊपर से शहद या सौंफ का पानी या घुट्टी ऐसी कुछ चीज़ें दे दी जाती है जिसको प्री लैक्टियल्स हम बोलते हैं। तो अभी काफ़ी मतलब ये आंकड़ा भी कम नहीं है अगर वो दिया जाए, क्योंकि माँ के दूध के अलावा अगर कुछ भी दिया जाता है बच्चे को तो वो बच्चे में दो उसमें एक प्रॉब्लम हो सकता है। पहला प्रॉब्लम ये हो सकता है कि बच्चे का जो रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशनल नीड है, जो मदर के दूध से केवल पूरा हो सकता है वो नहीं पूरा होगा, क्योंकि वो दूध की जगह वो चीज़ दे लेगी जो आप उसको दे रहे हैं एज अ प्रीलैक्टियल। बिल्कुल। दूसरा नुकसान ये है कि उन चीज़ों को जिसको आप दे रहे हैं उससे बच्चे को संक्रमण होने की संभावना हो सकती है और बच्चा कमज़ोर या कुपोषित हो सकता है, बीमार हो सकता है। तो ये खतरा है जो होने का। मतलब अभी भी हमारे पास 100 में से 12 बच्चे ऐसे हैं जो इस खतरे का सामना करते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे तोमर जी ने भी कहा कि पहले 1 घंटे के अंदर जो माँ का दूध है वो बच्चे के लिए पहला टीका है, जो आपने भी बताया कि वो अमृत के समान कहलाता है। बच्चे में इम्यूनिटी डेवलप करने में हेल्प करता है। बच्चे का जो पेट है वो जो उसको क्लीन करने का काम करता है, क्योंकि बच्चा जब माँ के पेट में होता है वो बहुत सारा फ्लूइड अंदर भी ले लेता है, तो उसको क्लीन करने का काम भी, स्टमक को क्लीन करने का काम भी वो करता है। दूध म्यूकोनियम जिसको बोलते हैं उसको हटाता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे को माँ का पहला दूध मिले। और जो कोलेस्ट्रम जिसकी आप बात कर रहे हैं वो पहले कुछ दिनों में जो दूध आता है वो पीला गाढ़ा होता है, थोड़ा नॉर्मल दूध की तुलना में थोड़ा सा गाढ़ा होता है। उसमें काफ़ी मात्रा में एंटीबॉडीज़ होते हैं, और एंटीबॉडीज़ के साथ साथ में उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, क्योंकि बच्चे की स्टमक की साइज़ बहुत छोटी है, मतलब पेट बहुत छोटा है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी बड़ी है। आपने देखा होगा कि हम सब जानते हैं कि 1 साल में बच्चा 3 गुना उसका वजन हो जाता है जन्म के वजन से। 6 महीने में, पहले 6 महीने में 2 गुना हो जाता है, मतलब जन्म के वजन का। तो वो जो तेज़ी से जो वृद्धि विकास हो रहा है उसके लिए उसको एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो माँ के दूध में सही संतुलित मात्रा में जितना बच्चे को चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार। और हम लोग अक्सर बात करते हैं बच्चे के शारीरिक वृद्धि की, और मतलब वो शरीर से कैसा बढ़ रहा है, हम ब्रेन डेवलपमेंट को भूल जाते हैं। जबकि बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में भी माँ के दूध का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अगर बच्चे को माँ के दूध से वंचित कर दिया जाएगा तो मतलब उसकी जो सर्वोत्तम वृद्धि और विकास होने की जो क्षमता है उसको आप कहीं ना कहीं रोक देते हैं, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि माँ का दूध बच्चे को मिले। और जैसे मैंने आपको बताया ये भ्रांतियाँ आज भी हैं कि जैसे आपने बोला कि ऊपर का जो देते हैं प्रीलैक्टियल्स वो तो है, लेकिन साथ में अन्य भी भ्रांतियाँ हैं, जैसे कि 2 बच्चे अगर जुड़वा बच्चे हैं तो माँ का दूध बच्चे को
पूरा नहीं पड़ेगा, तो इसलिए अगर उसमें एक लड़का और एक लड़की है तो लड़के को प्रेफरेंस देते हैं, उस दूध को, माँ का दूध लड़के को पिलाया जाता है और लड़की को नहीं पिलाया जाता है। या फिर कई बार दोनों ही लड़कियां हैं तो किसी एक को प्रेफरेंस देके, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो दूध केवल एक बच्चे के लिए पर्याप्त होगा, जबकि नेचर ने, भगवान ने ऐसा बनाया है कि अगर माँ के 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चे के लिए पर्याप्त दूध एक ही बार में माँ के पास है, तो उसको बस केवल क्या करना है, दोनों साइड में एक एक बच्चे को लगा के दूध पिला सकती है। लेकिन जानकारी के अभाव में कई बार लोग ऐसा सोचते हैं और वो एक ही बच्चे को दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी देर पिलाते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है कि जो पहले आने वाला पतला थोड़ा दूध होता है वो बच्चे को मिलता रहता है, और जो गाढ़ा दूध पीछे की साइड में होता है, जो थोड़ी देर से आता है, जब बच्चा काफ़ी देर तक दूध पीता है, वो बच्चे को नहीं मिल पाता है। तो ये सारे थोड़े नुकसान है, और इसके लिए इसको दूर करने का एक ही तरीका है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी माँ और परिवार और उसके पिता तक पहुंचा सके, जो उस बच्चे के लिए निर्णय लेते, क्योंकि बच्चा पूरी तरह उन पर डिपेंडेंट है। उसका निर्णय, उसके आहार का निर्णय कोई और ले रहा है। तो यदि हम उन तक ये जानकारी और उनको ये समझाएं कि अभी आपने जितने भी बच्चे के पोषण से संबंधित या केयर से संबंधित एफर्ट्स किए आपने, उसका परिणाम आपको आगे की उम्र तक मिलता रहेगा। मतलब शुरुआत के जो पोषण का जो प्रभाव है वो बच्चे के आगे की उम्र तक में उसका असर आप देख सकते हैं, इंक्लूडिंग जिन बच्चों को सही मात्रा में या सही प्रकार से माँ का दूध नहीं मिलता, वो केयर नहीं मिलती, उन बच्चों को आगे की उम्र में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़ है, मतलब बीमारी, हृदय रोग है, या ब्लड प्रेशर है, या डायबिटीज़, उनकी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस मिथ को तोड़ते हुए हम परिवार को सपोर्ट करें या माँ को सपोर्ट करें, ताकि वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा सके। वो तीनों चीज़ें जो तोमर जी ने कहा कि पहले 1 घंटे के अंदर माँ का दूध मिले, जन्म के तुरंत बाद कोलेस्ट्रम फीड उसको जरूर मिले, केवल एक बार दे के उसको बंद करके कुछ और ना दे दिया जाए, कंटिन्यू रखा जाए उसको। पहले 6 महीने में केवल माँ का दूध, इंक्लूडिंग गर्मियों के दिनों में जो लोग सोचते हैं कि पानी की ज़रूरत होगी बच्चे को, वो भी नहीं देना है। माँ के दूध में पर्याप्त मात्रा में पानी होता है, और अन्य सभी पोषक तत्व भी उस तरह से होते हैं जिस तरह से उस बच्चे की रिक्वायरमेंट है। मतलब एक माँ के अगर 2 बच्चे अलग अलग समय में जन्म लिए तो उन दोनों बच्चों के लिए माँ का दूध का कंपोजिशन वैसा होगा जैसे उस बच्चे की रिक्वायरमेंट है, एक जैसा नहीं होगा उसी ये माँ का। प्रकृति की देन है, ये नेचर ये प्रकृति की। और 6 महीने का जैसे ही बच्चा कंप्लीट कर लेता है 6 महीने, उसके बाद जब हम माँ के दूध को जारी रखें, कम से कम 2 साल और बियॉन्ड जितना जा सकते हैं, और साथ में 6 महीने बाद ऊपरी आहार की शुरुआत, ये अगर छोटी छोटी चीज़ें, ये तीनों चीज़ों को हम बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि ये ऐसे मैसेजेस हैं जो हर किसी के दिमाग में बैठ जाने चाहिए कि हमें अपने बच्चों के लिए ये करना ही है। बिल्कुल, और यही कोशिश भी है। इस कार्यक्रम के जरिए भी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जागरूकता बढ़े और लोग समझे कि कितनी ज़रूरत है इस बारे में जागरूकता को और फैलाने की। तोमर जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं कि इस साल की थीम क्या है, और इस साल हम ज़्यादा फोकस दे रहे हैं वर्किंग पेरेंट्स पे, कामकाजी माता पिता पे। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इससे पहले तक हम जब भी ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर बात करते थे तो हम सिर्फ माँ की बात करते थे, लेकिन अब हम पेरेंट्स की बात करते हैं टोटलिटी में। लेकिन वर्किंग पेरेंट्स की अपनी अलग बहुत सारी चुनौतियां हैं, खास तौर पे अगर स्तनपान के विषय को जोड़कर हम बात करें तो कौन सी चुनौतियां आपको लगता है कि बहुत बड़ी है और जिसके चलते इस साल ये थीम हमने खास तौर पर चुनी? मैं जब अपने साथियों से बात करती हूँ तो एक आम जो कंसर्न सबका निकल कर आता है कि हम दफ्तरों में जाते हैं, ऑफिसेज में जाते हैं, या बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, बाजारों में जा रहे हैं, स्मोकिंग जोन्स मिल जाते हैं, लेकिन फीडिंग सेंटर्स नहीं मिलते, एक अलग कमरा नहीं मिलता जहां पर एक माँ जो है स्तनपान करा सके अपने बच्चे को। और कौन सी चुनौतियां हैं? जी, मैं काफ़ी कुछ सहमत हूँ आपकी बातों से। सचमुच ये समस्या तो है, क्योंकि देखिए क्या है कि जो काम महिलाओं के हिस्से में आया है वो चाहे कितना भी महत्वपूर्ण हो, ये एक जेंडर का भी इशू है कि हम जानते हैं कि हमारे पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री और पुरुष के बीच में भी बहुत सारा भेदभाव है, और इस वजह से ये हुआ है कि महिलाएं जो महत्वपूर्ण काम कर रही हैं वो भी पुरुषों के कंपैरिजन में कमतर माने जाते हैं। तो इसलिए वो सुविधाएं जो पुरुषों के हिस्से में आती हैं वो आसानी से प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन जो सुविधाएं महिलाओं के हिस्से में आनी चाहिए और वो बेहद आवश्यक हैं, बहुत ज़रूरी हैं, इसके बावजूद भी उसके लिए स्पेस नहीं निकल पाता है। सरकार समय समय पर इस तरह के इंस्ट्रक्शंस जारी करती रही है, निर्देश जारी करती रही है, साथ ही साथ में सजेशंस भेजते हैं हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, इंस्टीट्यूशंस को, कि वो अब ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर हर एक जगह डेवलप करें जहाँ पर भी है। कई जगह किए गए हैं, निश्चित रूप से पिछले एक डिकेड में हम देखें तो इसमें बहुत सारा परिवर्तन आया है, लेकिन फिर भी अभी ये अपर्याप्त है। तो एक तो ये मुद्दा है। दूसरा ये है कि हमारे जो कार्यालय हैं
उनमें भी ये समस्या है कि उनका ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर या महिलाओं की जो जिम्मेदारियां उनको लेकर कोई सकारात्मक अप्रोच होता नहीं है। उन्हें अपने काम से मतलब, जो भी एम्प्लॉयर होता है उसको अपने काम से मतलब होता है, लेकिन महिलाओं के हिस्से में क्या सुविधाएं आनी चाहिए, चाहे आप देखेंगे कि मैटरनिटी लीव का मामला हो या सीसीएल का मामला हो, तो उसमें अक्सर इस तरह की समस्याएं आती हैं कि एम्प्लॉयर वो सुविधाएं उनको प्रदान नहीं करता है। तो इसी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग का भी मामला है, इसीलिए इस बार ये थीम रखी गई है और हम निर्देश जारी कर रहे हैं। जितने भी संस्थान हैं, कार्यालय हैं मध्य प्रदेश में, उनको सबको हम उच्च स्तर से लेटर भिजवाने वाले हैं कि उनको इस थीम को पालन करना है और उनको देखना है कि जो उनके एम्प्लॉई हैं, जो महिलाएं हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, उनको उस तरह की सुविधाएं प्रदान की जाए। दूसरा, माता पिता को जोड़ने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि ब्रेस्ट फीडिंग का पूरा मामला जो है ना वो महिलाओं के हिस्से में चला जाता है और पूरा परिवार उस पर कभी कोई तवज्जो नहीं देता है। तो जबकि ये ज़रूरी है कि एक बच्चे का लालन पालन पूरे परिवार का दायित्व है, केवल एक महिला का दायित्व नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसको जन्म दे चुकी है। उसको जितना अपना एक उत्तरदायित्व निभाना है वो निभा चुकी होती है। बच्चा पैदा होने के बाद का जो उत्तरदायित्व है उसमें परिवार का भी बहुत योगदान है। लेकिन जब ब्रेस्ट फीडिंग की बात करते हैं तो हम केवल महिला को का टारगेट करते हैं। निश्चित रूप से ब्रेस्ट फीडिंग महिला ही कराएगी, लेकिन उसके सहयोगी के तौर पर उसका पति, उसका परिवार भी हो सकता है। तो एक तो ये मामला है। दूसरा मामला ये भी है कि चूँकि हमारा समाज और हमारा पारिवारिक ढांचा जो है ना, उसमें जब अगर बेटा होता है तो उसको बहुत महत्व दिया जाता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग अगर बेटा है तो पूरा परिवार फिर भी उस पर ध्यान देगा कि बेटा है तो उसकी ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रहे, है ना। और अगर वो बेटी है तो उसको निगलेक्ट करने लगते हैं। हम लोगों ने आज से 15 साल पहले भोपाल में एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने सभी सेंटर्स पर, जहाँ जो डिलीवरी सेंटर्स एक तरह से देखा जाए, तो उन सब पर एक कार्यक्रम चलाया था और फिर कुछ जो होम साइंस की लड़कियां थी उनको इंटर्न्स तौर पर रखा था। और उसके बावजूद भी, और उसमें हमें बहुत सारे अनुभव प्राप्त हुए। यहाँ तक कि मैं खुद मुझे याद है कि बैरसिया के हॉस्पिटल में गया था, तो एक बच्ची को जिसका जन्म रात को हुआ था और सुबह उसकी दादी, उस बच्ची की दादी उसको एक चम्मच से चाय पिला रही थी। और वो इतना हॉरिबल था सीन कि देखिए, हम इतना बात कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं, इसके बावजूद भी लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए जब इंटर्न्स थे वो बहुत कम उम्र की लड़कियां थीं, तो वो जो दादियां थीं उनका ये कहना था कि हमने तो इतने बच्चे पैदा किए हैं और वो स्वस्थ रहे हैं, तो तुम लोग हमको क्या सिखाओगे। तो कोई भी नया ज्ञान जो होता है ना, या नया कंसेप्ट होता है, उसको स्वीकार करने में भी लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, या लोग काफ़ी उसके प्रति एक प्रतिरोध का भाव रखते हैं। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जिनको हमको इस दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत है और नए सिरे से इस पर बात करने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि हमने कभी भी, जब हम जानते हैं कि केयर और जो घर का काम है, जो है ना डोमेस्टिक वर्क है और केयर का जो काम है, वो महिलाओं के हिस्से में आता है। और उसमें ये भी एक मुद्दा है, ब्रेस्ट फीडिंग है। तो चूंकि हमारा यूं भी कोई, जबकि महिलाएं, हम सब जानते हैं कि महिलाएं पुरुषों की बनिस्बत ज़्यादा काम करती हैं। एक आंकड़ा है जो बताता है कि अगर 100 घंटे काम हो रहा है दुनिया में, तो उसमें 67 घंटे काम औरतें करती हैं और बाकी जो बचा हुआ काम है वो पुरुष करते हैं। लेकिन पुरुष वो काम करते हैं जहाँ उनको सैलरी मिलती है या पैसा मिलता है, और जो केयर का और बाकी जो देखभाल का जो काम है वो महिलाओं के हिस्से में आ जाता है। तो हम ब्रेस्ट फीडिंग को भी उसी कैटेगरी में रखते हैं जिसको हम नोटिस नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो इसकी ये कीमत बताना, इसका पूरे परिवार को और समाज को ये एहसास कराना कि जब माँ एक बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही है तो उसका सामाजिक महत्व क्या है, और सामाजिक महत्व के अलावा उसका आर्थिक महत्व क्या है। अगर उसका कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप ये समझिए कि अगर वो माँ ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही है तो कितना ऊपरी दूध जो है ना उस पर व्यय होने वाला है। लेकिन हम उसको उस तरह से, उस आर्थिक दृष्टिकोण से उस मुद्दे को नहीं देखते हैं, क्योंकि हमारी ये आदत पड़ गई है, हमारा विज़न इस तरह का, मतलब विज़न जो है ना वो ब्लर हो गया है कि हम उसको देख नहीं पाते हैं। तो इसको देखा जाना और नए सिरे से देखा जाना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि नए सिरे से इसे देखा जाना बहुत ज़रूरी है। पुष्पा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह की समस्याएं अभी रेखांकित की तोमर जी ने,
ज़ाहिर तौर पे एक महिला घर के भी काम कर रही है, वो अगर कामकाजी है, दफ्तर में भी अपना काम कर रही है, जहाँ पे भी काम कर रही है, लेकिन परिवार या चूंकि हम इसमें वर्किंग पेरेंट्स की बात कर रहे हैं तो उनके पति को, उनके परिवार को भी अगर हम शामिल करें तो ये समझाना कि उनके महिला के आहार पर या माँ जो बनी है उनके आहार पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब जब बच्चा भूखा है तब तब भले ही वो जिस भी काम में हो वहाँ से उसको वक्त मिले ताकि वो आराम से ब्रेस्ट फीड करा सके, स्तनपान करा सके। कहने के लिए बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम इसका जिस तरह से तोमर जी ने कहा ना कि एक इकोनॉमिक इवैल्यूएशन भी होना चाहिए। ऊपरी दूध है, एक तरह से आप एक टीका दे रहे हो नेचुरल वे में, और वो आपको जिंदगी भर बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे बचाएगा, आपका रक्षा कवच बनेगा। ये मुझे लगता है अगर हम कैलकुलेट करने बैठे तो कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा। तो ऐसे में ये बातें एक परिवार किस तरह से समझे और कौन कौन सी बातों का परिवार को ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू संगीता जी। एक्चुअली आप जो बोल रहे हैं ना, मैं उससे अब मैं परिवार की भी बात करूंगी। एक इंडिविजुअल मैं अगर माँ हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ उसकी भी बात करूंगी। और जी। अगर आप एम्प्लॉयर हैं, मतलब आप काम दे रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, मैं तीनों लेवल की बात करूंगी। आपका क्वेश्चन ऑल दो परिवार और माँ तक सीमित था, मैं उसको थोड़ा सा एक्सपांड करूंगी। तो मैं पहले बात करती हूँ कि अगर हम बोल रहे हैं कि इसको जो इसका जो इकोनॉमिक वैल्यू है, इसका जो बेनिफिट है, जो माँ को है, परिवार को है, समाज को है, हम उसको देखें तो उसको पहले मैं बात करूंगी एंड देन क्या क्या हो सकता है जी। तो सबसे पहले अगर आप देखें जो तोमर जी ने कहा, मैं उसको थोड़ा सा एक्सपांड करूंगी कि जो एक साइड तो आप वो पैसा बचा रहे हैं जो आपको ऊपर का दूध खरीदने के लिए या डब्बा बंद दूध खरीदने के लिए या गाय या भैंस का दूध लेने के लिए खर्च करना पड़ेगा। दूसरी तरफ आप क्लाइमेट या पर्यावरण में भी कहीं मदद कर रहे हैं। आप वो जो वेस्ट निकलता, उससे प्लास्टिक निकलता या टिन का डब्बा निकलता, आप उससे पर्यावरण को बचा रहे हैं। तीसरा, माँ का दूध जो है वो हर समय बच्चे की रिक्वायरमेंट के बेसिस पर उस टेम्परेचर पर जो उसको चाहिए बिना कॉस्ट के अवेलेबल होता है, जो कोई भी दूसरा दूध उस तरह नहीं होता। मतलब उसको तैयार करने के लिए एनर्जी और टाइम देना पड़ेगा, जो संभव नहीं होता। वर्किंग मदद के लिए और कठिन हो जाता है क्योंकि उसको और दूसरे काम भी करने हैं। बिल्कुल। तो अब इसमें परिवार क्या कर सकता है, तो परिवार जो है, जब वर्किंग मदर है, आप देखिए उसका तो डबल ड्यूटी वो कर रही है। एक तो घर में जो काम कर रही है वो अलग, और परिवार मतलब जो परिवार के लिए जो आय लेने के लिए जो कर रही है, मतलब बाहर जो काम कर रही है वो भी अलग वो काम है, मतलब उसके ऊपर डबल बर्डन है। तो परिवार जो है वो घर के काम में उसका सहयोग कर सकता है, उसके कुछ काम से उसको फ्री कर सकता है ताकि वो काम का जो समय है वो अपने बच्चे को दे सके। और जैसा आपने कहा कि जब बच्चे को ज़रूरत है इमीडिएटली माँ उसके पास हो ताकि उसको फीड करा सके। पर अगर माँ घर के काम में व्यस्त रहेगी तो वो साइंस ही नहीं देख पाएगी कि बच्चे को दूध की आवश्यकता है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसको ज़रूरत है। तो इम्पॉर्टेंट है कि वो उसके साथ में रहे, और वो उसके लिए ये ज़रूरी है कि घर के काम में ज़्यादा से ज़्यादा परिवार, उसके पति, वो उसका काम खुद संभाल लें जब तक एटलीस्ट बच्चा पूरी तरह माँ के ऊपर निर्भर है। कम से कम 6 महीने तक तो ये काम में मदद करें, ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा चीज़ है कि जब भी हम बात करते हैं कि माँ का न्यूट्रिशन कैसा हो, अगर माँ खुद दुबली या कमज़ोर है तो वो जल्दी थक जाएगी, उतना एफर्ट नहीं ले पाएगी। तो ज़रूरी है कि माँ का जो आहार है वो भी अच्छा हो। अक्सर आपने देखा होगा कि वो सोचते हैं कि दूध या ऐसी तरल चीज़ें पिलाइए जिससे दूध अच्छा उतरेगा, जबकि दूध अच्छा बने, माँ मतलब बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दूध मिले, इसके लिए सिंपल एक चीज़ ज़रूरी है कि बच्चा ज़्यादा दूध पिए। जितना ज़्यादा बच्चा दूध पिएगा उतना ज़्यादा दूध बनेगा। परंतु बच्चे को दूध पिलाते हुए माँ के शरीर में भी अगर खुद वो खाने में जो ले रही है अगर उसमें पर्याप्त वो नहीं है न्यूट्रिएंट्स, तो उसके शरीर से निकल जाएंगे। से फॉर एग्जांपल बहुत सारा कैल्शियम इसमें कंज्यूम होता है। अगर माँ के आहार में ऐसा खाना जिसमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में है या आयरन अच्छी मात्रा में वो नहीं है, तो माँ के शरीर में जो स्टोर्स हैं उसमें से वो निकल जाएगा। माँ खुद कमज़ोर है, तो इसलिए माँ के आहार में अच्छा रखिए ताकि माँ खुद स्वस्थ रहे। वो स्वस्थ रहेगी तो बच्चे की देखभाल बेहतर कर पाएगी। और क्योंकि नेचर ने ऐसा बनाया कि जब तक माँ के शरीर में अवेलेबल बच्चे को उसका मिलता रहेगा, लेकिन जब वहाँ भी कम हो जाएगा तब दोनों के लिए वो डिप्राइवेशन है। तो ज़रूरी है कि माँ के आहार का ध्यान दिया जाए, उसको समय समय पर आहार दें, रेस्ट दें। ज़रूरी है कि उसको आराम भी मिले, क्योंकि जब वो नहीं अगर उसको आराम नहीं मिलता, दोनों तरफ वो काम में बिजी रहती, तो उस तरह से बच्चे का देखभाल नहीं कर पाएगी या उतने मन से। क्योंकि दूध पिलाना केवल एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, वहाँ पर अगर माँ बच्चे को प्यार से देखती है, उस पर उसके सिर पे हाथ फैला, वो क्या बोलते हैं आप, हाथ सहलाती है, वो कर रही है, अगर उसकी तरफ प्यार से देख रही है, उसके संग बातें कर रही है, उससे बहुत सारा बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट भी साथ में हो रहा है। बिल्कुल, जिसकी तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि ये चीज़ का ध्यान रखें। दूसरी चीज़ है, जब भी हम लोग बोलते हैं कि माँ को
चावल ठंडा है नहीं देना है, अंडा गर्म है नहीं देना, ऐसी जो भ्रांतियां हैं भोजन से संबंधित उसमें भी माँ को बांध दिया जाता है कि तुम बच्चे को दूध पिला रही हो ये मत खाना, इससे प्रॉब्लम होगी। अनटिल अनलेस कुछ ऐसा प्रूव हो जाए कि माँ कुछ बार बार लेती है और उससे बच्चे को प्रॉब्लम, अदरवाइज नॉर्मली हर चीज़ माँ खा सकती है या पी सकती है, लेकिन लोग उसके आहार को भी बांध देते हैं दायरे में कि नहीं ये खाना और ये नहीं खाना। तो उसमें परिवार योगदान दे सकता है कि अपना दिमाग खुला रखे और माँ को हर पौष्टिक चीज़ दे जिससे माँ का स्वास्थ्य अच्छा रह सके और वो बच्चे को अच्छे से देखभाल कर सके, उसको सही से फीड करा सके। अब मैं बात करूँगी इसके अलावा, जैसे परिवार में और भी चीज़ें कई बार होती हैं, जैसे कि जॉइंट फैमिली अगर है या न्यूक्लियर फैमिली। अगर जॉइंट फैमिली की बात करें तो वहाँ पर माँ को इतनी स्पेस मिले जहाँ पे वो आराम से कंफर्टेबल होके अपने बच्चे को दूध पिला सके, उसको हिचक ना हो। मतलब वो जो सामाजिक मर्यादाएं हमने बांध रखी हैं उसमें भी दूसरे लोग भी ध्यान रखें कि जहाँ पे वो अनकंफर्टेबल हो उस जगह पे वो ना जाए जब वो फीड करा रही है, अगर घर में कोई जेंट्स हैं जिससे वो अनकंफर्टेबल होती है। या फिर अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो वो ध्यान रखें कि माँ के लिए कोई और सहयोग अगर मिल सके जो वो उसको सपोर्ट कर पाए कि घर के काम में और वो फीड करा पाए, ये कर सकते हैं। या हस्बैंड जो मदद कर सकते हैं छुट्टी लेके या जिस तरह से भी उनके लिए संभव हो। बिल्कुल। फिर अगर हम बात करते हैं जिन एम्प्लॉयर्स की, मतलब जहाँ पर हम वो काम करते हैं, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, जिनके भी माता पिता जो दोनों जब काम करते हैं, तो अगर जो एम्प्लॉयमेंट देने वाले हैं अगर उनके यहाँ पे पॉलिसी वो अडॉप्ट करते हैं कि जो पैटर्निटी लीव है और मैटरनिटी लीव है वो उनको दे दें कम से कम। जैसे यूनिसेफ रेकमेंड करता है 18 वीक्स की कम से कम लीव मिलनी चाहिए, सब 18 सप्ताह की, और रेकमेंड करता है कि कम से कम 6 महीने मिलना चाहिए पेड लीव। मतलब ऐसा ना हो कि वो जब उससे छुट्टी मिले, अगर दूध पिलाने और बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी ले रही तो उसकी तनख्वाह काट ली जाए, तो वो डीमोटिवेट करेगा उसको, पेरेंट्स को, अगर उनका पूरा तरह आश्रय कर रहे हैं वो अपने उस रोजी रोटी पर, तो आमदनी पर, तो वो अवॉइड करेंगे क्योंकि उनके लिए रोजमर्रा का आहार भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो जो पैटर्निटी और मैटरनिटी लीव है वो दें कम से कम, ताकि माँ बाप दोनों मिलके बच्चे की देखभाल के लिए सपोर्ट कर सकें। क्योंकि अगर फादर घर पे रहते हैं, पिताजी घर पे रहते हैं, तो वो माँ के हिस्से के बहुत सारे काम, छोटे मोटे ऊपर के काम अगर संभाल लेंगे तो बच्चे को माँ समय दे पाएगी, ये इम्पोर्टेंट है। फिर दूसरा, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि सामुदायिक स्थान जो हैं वहाँ पर जैसे हम बात करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए लैक्टेशन कॉर्नर या ऐसे कॉर्नर्स हों जहाँ पे वो ब्रेस्ट फीडिंग आराम से करा पाए, जो सुरक्षित हों, साफ़ सुथरे हों, जहाँ थोड़ी सुविधाएं हों। वैसे ही जहाँ काम करते हैं उन जगह पे भी जो एम्प्लॉयमेंट देने वाले हैं उनको ध्यान रख के ऐसे जगह की व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें एक कमरा ऐसा हो सकता है जो कि बहुत दूर ना हो, लेकिन ऐसी जगह हो जहाँ पे हर कोई आता जाता ना हो, ताकि उस माँ को सुरक्षित फील हो और उसमें कंट्रोल अंदर से हो। माँ दरवाज़ा चाहे तो बंद कर सके अंदर से, ताकि उसको ऐसा ना लगे कि कोई भी कमरे में आ जाएगा, वो कॉन्शियस ना रहे फुल समय, बच्चे पे ध्यान दे सके। फिर उस कमरे में एक ऐसा आरामदायक कुर्सी हो, एक स्टूल हो जिस पे माँ पैर रख सके ताकि आराम से, अगर पॉसिबल है तो उसमें एक रेफ्रिजरेटर छोटा सा होना चाहिए ताकि माँ चाहे तो बच्चे के लिए दूध निकाल के रख सके। फिर ये पॉलिसी अडॉप्ट कर सकते हैं कि माँ अपने बच्चे को पहले 6 महीने, अगर छोटा बच्चा है तो ऑफिस ला सकती है ताकि वो वहीं के वहीं दे पाए। नहीं अगर ला सकती है, इतना प्रोविजन नहीं दे सकते हैं, तो ये दे दें कि उस मदर को बीच में ब्रेक मिलेगा ताकि वो जाके 3-4 बार दिन में बच्चे को दूध पिला के आ पाए। बिल्कुल। या वो भी नहीं कर सकते तो एक स्पेस देते जहाँ पे कोई परिवार का सदस्य बच्चे को लेके वहाँ पर आ जाए और माँ उसको फीड करा ले। तो ये अगर एम्प्लॉयमेंट देने वाले कर पाएं तो इससे बहुत फर्क पड़ बिल्कुल, सकता एक सोसाइटी के तौर पे भी हम इस तरह का एक आरामदायक एक माहौल क्रिएट करें कि माँ अपने आप पर, अपने बच्चे पर ध्यान दे सके। हमारा देश परंपराओं का देश है। हमारे यहाँ जब एक महिला गर्भवती होती है तो कई अनुष्ठान होते हैं, आयोजन होते हैं, हम सब सेलिब्रेट करते हैं। बच्चा पैदा होता है, हम सब सेलिब्रेट करते हैं, कई अनुष्ठान फिर से होते हैं, लोगों को बुलाया जाता है। लेकिन क्यों ना हम स्तनपान को भी एक अनुष्ठान की तरह बनाएं। ये जो 7 दिन है इसे एक अनुष्ठान की तरह मनाएं, लोगों को जागरूक करें और ये समझे कि कितना आवश्यक है, जितना आवश्यक, जितनी खुशी की बात एक महिला का गर्भवती होना है, एक बच्चे का इस दुनिया में आना है, उतना ही जरूरी स्तनपान है। ये जब हम समझ जाएंगे तो ये जो सप्ताह हम मना रहे हैं इसका जो उद्देश्य है ये पूर्ण हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश तोमर जी आपका भी, पुष्पा अवस्थी जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज सुर्खियों में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर एक नए विषय के साथ आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।